Good morning students. Today we will discuss the unit first electrostatics of physics. मैंने आपको सारे PDF सेंड कर दिए हैं. होप आपने अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर ली होंगी. अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं और रिवीजन में मैं आपको जो वीडियो सेंड करूँगी आप उनको अच्छे से देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे. तो हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. It is the branch of physics that deals with the phenomena and properties of stationary or slow moving electric charges at rest. यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम जो बिल्कुल स्टेशनरी हैं यानी जो मूव नहीं कर रही हैं या फिर जो बिल्कुल स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको स्टडी करते हैं. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन between two insulating bodies which are rubbed against each other. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जैसा आप सबने पढ़ा है, फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होती है मूवमेंट से. तो अगर हम किसी भी दो बॉडी इंसुलेटिंग बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज. नेक्स्ट आर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आप सबको पता है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाते हैं. इंसुलेटर्स वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. सो पॉजिटिव चार्ज इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज़ ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं. जिस तरह से अगर हम कोई भी मेटल की बात करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो क्या अटेन कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज. और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो क्या अटेन कर लेता है? नेगेटिव चार्ज. सो चार्ज हैज़ एन एडिटिव नेचर. इट इज़ क्वेंटाइज्ड एंड इट इज़ कंजर्व. क्वेंटाइज्ड यानी इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी. कंजर्व का मतलब हो जाता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही वो चेंज हो सकती है. नेक्स्ट इज़ द कूलम्स लॉ. It states that electrostatic force of attraction or repulsion between the two charged body is directly proportional to the product of their charges and varies inversely as the square of distance between the two bodies. तो जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. अगर हम दो बॉडीज़ लेकर चल रहे हैं तो दोनों बॉडीज़ के चार्जेस को लिखा जाएगा Q1 and Q2. Q1 is the charge of one body, Q2 is the charge of another body and R is the distance between the two bodies. तो जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा? दो बॉडीज़ हैं जिनमें एक के ऊपर चार्ज Q1 है, एक के ऊपर चार्ज Q2 है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ दी R. तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अगर हम प्रोपोर्शनल का हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं? K, दैट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. सो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. जो K है उसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज़ 4 पाई एप्साइलन नोट. इसे हम बोलते हैं एप्साइलन, जो कि होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन द फ्री स्पेस. उसके बाद है रिलेटिव परमिटिविटी. द रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्साइलन टो of a medium is defined as the ratio between its permittivity of the medium epsilon and permittivity epsilon naught of the free space. यानी हम दो को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर. एक तो हो जाएगा permittivity of the medium, सेकेंड जहाँ पर जो परमिटिविटी है वो किसकी होगी? फ्री स्पेस. रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? कंपैरिजन. यानी कोई भी जो चार्ज है वो कितना आसानी से किसी बॉडी के अंदर से पास कर रहा है. तो हमने दो को कंपेयर किया यहाँ पर, एक मीडियम के साथ और एक बिल्कुल फ्री स्पेस के अंदर. तो यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज़ एप्साइलन टॉप वो किसकी इक्वल हो जाएगी? एप्साइलन दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. नेक्स्ट इज़ द कूलम फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म. तो जो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज़ F1 2, यानी फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2. यानी फर्स्ट पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिखते हैं? वेक्टर. वेक्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई ना कोई डायरेक्शन होती है. सो इज़ इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप 1 2. तो इफ़ Q1 इज़ Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 देन RHS यानी राइट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव. And if Q1 Q2 is smaller than 0, this is a negative sign. From Q1 Q2 will change
r cap 1 2 to r 2 1. The relation will again be true since it is in that case have same direction. यानी जो डायरेक्शन है वो इनकी कैसी रहेगी, सेम रहेगी. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम. जो चार्ज का ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, कूलम. रिलेशन बिटवीन कूलम एंड अदर यूनिट्स. तो जो 1 कूलम है दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम. 1 कूलम इज़ इक्वल टू 1/10 एब कूलम. 1 stat coulomb is equal to 1 Franklin. 1 ESU of charge is equal to 1 stat coulomb. 1 EMU of the charge is equal to 1 ab coulomb. So आपको ये वाली जो यूनिट्स हैं, जो रिलेशन है वो लर्न करना है. उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एप्सिलॉन टॉप ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. यानी दो फोर्सेस, जो चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है अपार्ट इन द फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन दैट मीडियम. यानी यहाँ पर भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि जहाँ पर जो दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो चार्ज है दैट इज़ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज़ आर, वो फ्री स्पेस के अंदर कितना है, और अगर हम उसको किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं तब वो कितना होगा. तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, जहाँ पर एप्सिलॉन टॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ F1 बाय में F2. जो F1 F2 है वहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द फ्री स्पेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द मीडियम. नेक्स्ट इज द चार्जेस. फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय में dl. Surface charge density that is represented by the sigma is equal to dq by में dA. Volume charge density that is represented by the rho is equal to dq by में dV. यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, जो चार्ज है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, सरफेस के अंदर एरिया से और वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम से ही. तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ फ्री टू मूव. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज़ के बारे में को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमने कोई यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज अपना जो फोर्स है वो कितने एरिया तक पोजेस करेगा, उसे हम उसका क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो डायरेक्शन फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ़ इट वर फ्री टू मूव. तो ई यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर. को पता है के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो आर है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई इज इक्वल टू न्यूटन बाय में कूलम. न्यूटन की जो यूनिट्स हैं दैट आर जूल्स एंड कूलम. जहाँ पर हम इसे मीटर की फॉर्म में लिखते हैं सीधा कूलम ही लिख देते हैं, तो जूल पर कूलम हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझना है, और जो नोट्स हैं आपको दिए गए अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन्हें कंप्लीट कीजिए और लर्न भी कीजिए. थैंक यू.